नमस्कार, आप सबको मैं स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज़ चैनल। आज हम दादर में एक सोसाइटी में हैं जिसका नाम है विकास टावर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहती है। एफएसआई क्या मिलता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है, पीएमसी का रोल क्या है, बिल्डर का रोल क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट में कितना प्रकार है, रीडेवलपमेंट में कितना प्रकार है, ये सब जानकार आज आपको मिलने वाले हैं। चलो चलते हैं और शुरुआत करते हैं कि विकास टावर कोऑपरेटिव सोसाइटी की सेल्फ रिडेवलपमेंट का सेमिनार में आप सबको स्वागत है। वेलकम टू यू वंस अगेन इन द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी दादर। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं संजीव जी को रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून। अभी जो सेल्फ रिडेवलपमेंट के बारे में हम लोग जो सुन रहे हैं, तो बेसिकली कोई भी रिडेवलपमेंट में क्या बेसिक एक्टिविटीज होती है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक बार मैं आपके सोसाइटी में आया था, थोड़ा सा उसको ब्रीफ किया था, तो दोबारा थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा कि फर्स्ट इज द टाइटल। टाइटल इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके सोसाइटी के पास है। तो कोई भी रीडेवलपमेंट में टाइटल सही ढंग से होना एक बहुत जरूरी है। टाइटल कुछ गलत रहेगा तो हम लोग रीडेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो टाइटल इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी सोसाइटी के नाम से बहुत अच्छी तरह से है। और जब मैं आपके सोसाइटी से कोई मेंबर से बात कर रहा था तो खुद का टाइटल होते हुए भी थोड़े लोग झिझक रहे थे कि थोड़ा आपका जो प्लॉट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उन्होंने बताया कि बाजू में 2-3 बिल्डिंग्स बनी है, उसमें हमारा बिल्डिंग है, लेकिन मैं आपको 100% कहता हूँ कि पूरा प्लॉट का ओनरशिप आपके नाम पे है और जो अपना एफएसआई जो है वो इंटैक्ट है। क्योंकि जो प्लान मैंने देखा जो बाजू के बिल्डिंग का, तो उसमें उन्होंने खुद जो उनका अप्रूवल हुआ है उसमें अपना जो एफएसआई है वो उन्होंने यूज नहीं किया है। तो अभी अपना एफएसआई यूज करने के लिए अपने रेस्ट्रिक्शंस नहीं, वी कैन एक्सप्लोर आवर ओन एफएसआई और पूरा का पूरा टाइटल भी अपने पास है, तो उनके एनओसी की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज माय व्यू अबाउट द टाइटल ऑफ योर प्रॉपर्टी। सेकंड, टाइटल तो आपका हो गया। अब ये टाइटल हम खुद करते हैं तो अपने पास ही रखते हैं, अगर दूसरे को देते हैं तो अपना टाइटल दूसरे को देगा, लेकिन टाइटल हम अपना खुद रख रहे हैं। उसके बाद है कि ये प्लॉट में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना बेच सकते हैं, ये हिसाब से अगर अपने हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, आपका आर्किटेक्ट थ्रू प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, उसके अप्रूवल के लिए थोड़ा बहुत खर्चा आएगा। सो अप्रूवल इज द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट टाइटल, सेकंड इज अप्रूवल। तो ये अप्रूवल जो हम लोग पूरा एफएसआई का प्लानिंग करके बिल्डिंग प्रपोजल में सबमिट करके जो भी प्रीमियम्स भरने के हैं उसके लिए जो फंड्स लगेगा, सो एवरीथिंग इज गेटिंग इन द अप्रूवल। अगर ये अप्रूवल का मैनेज करते हैं तो दिस इज द सेकंड एक्टिविटी। थर्ड, कंस्ट्रक्शन। अप्रूवल के हिसाब से हमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, दिस इज द थर्ड मेजर एक्टिविटी। उसके लिए फंड कैसे रेज करने का, कौन काम करेगा, ऑल दिस थिंग्स विल बी गेट in this construction activity. Fourth is the selling. This construction activity complete करने के लिए funds जो raise करने हैं, that is the very major activity. So funds is the another factor which अगर developer भी करता है तो उसको भी funds raise करने हैं, हम करते हैं तो हमें भी raise करना पड़ेगा। उसके बाद sell, क्योंकि जो funds हम लोग बाहर से ला रहे हैं तो जब तक sell का activity अपना complete नहीं होगा, फंड्स अपने रिकवर नहीं होंगे, तो प्रोजेक्ट विल नॉट बी वायबल। तो मार्केटिंग, सेलिंग, दिस इज द अनदर एक्टिविटी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द पीएमसी और कंसल्टेंट्स। ये ऑल दीज एक्टिविटीज विल कंट्रोल बाय योर कंसल्टेंट। अगर हम करते हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट में आप कंसल्टेंट अपॉइंट करके डेवलपर करेगा तो उसके, तो ये सभी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सोसाइटी ये सभी एक्टिविटीज खुद मैनेज करती है, जैसे आपने सोचा कि टाइटल हम किसी के पास नहीं देंगे, प्लान भी हम अपने हिसाब से अप्रूव करके उसका खर्चा भी जो भी लगेगा आपको हम खुद करेंगे। उसके बाद
कंस्ट्रक्शन के लिए भी फंड हम खुद रेस करेंगे, जैसे सेल करेंगे या लोन लेंगे या अपने खुद के मेंबर्स एडिशनल फ्लैट परचेस करेंगे, एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय द सोसाइटी। और वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर खुद अपॉइंट करके वो कंस्ट्रक्शन का काम करके लेंगे और मार्केटिंग भी हम खुद करेंगे और अपने ये सब एक्टिविटीज मॉनिटर करेंगे अपने कंसल्टेंट के थ्रू। सो दिस इज कॉल्ड एज 100% सेल्फ रीडेवलपमेंट, दैट इज डिपार्टमेंटल मॉडल। कोई सोसाइटी बोलेगी, आप कहते हैं कि टाइटल अपना किसी के पास नहीं दे रहे, ठीक है, प्लान भी अपने हिसाब से करो, वो भी ठीक है, अप्रूवल के लिए भी खर्चा करो, वो भी कर लेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बात है, उसका फंड रेज करना, साइट पे जाना, सब मैनेज करना, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर आवर सोसाइटी। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जो अप्रूवल लेने के बाद जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, हम इस ढंग के कॉन्ट्रैक्टर को देंगे कि जो कंस्ट्रक्शन का पूरा खर्चा उठाने को तैयार है और उसके बदले में हम उसको सेलेबल फ्लैट्स लिख के देंगे। जैसा जैसा उसका काम कंप्लीट होते जाएगा, एक एक फ्लैट उसको रिलीज करते जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। सेल्फ डेवलपमेंट में ये बार्टर सिस्टम है। कोई सोसाइटी बोलेगी ये भी झंझट हमें नहीं करना है, क्योंकि जो बैलेंस सेलेबल एरिया है वो कौन सेल करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वही टाइप का बंदा जो रहेगा उसके हम बाकी का फ्लैट्स भी उसको लिख के देंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैकेज डील। कोई सोसाइटी बोलेगी हमें ये भी नहीं करने का, ये भी बहुत मगजमारी का काम है, तो उनके लिए डेवलपमेंट मैनेजमेंट एजेंसी काम करेगी। मींस जैसे कंपनी का कोई सीईओ रहता है, मैनेजर रहता है, तो ऑल दिस एक्टिविटीज इज मॉनिटर्ड बाय दैट पर्टिकुलर मैनेजर। तो ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट एजेंसी यहाँ पे काम करेगी। कोई सोसाइटी बोलेगी हमें ये भी मगजमारी नहीं करनी, तो उसके लिए लास्ट वाला मॉडल है जिसे हम सुसाइडल मॉडल कहते हैं, कि अपने पूरे राइट डेवलपर को देने का, और जब उसका मर्जी हो जाए वो प्लान पास करेगा, जब उसका मर्जी है तो वो बिल्डिंग का काम करेगा, और जब उसका मर्जी है तो हमें रीहाउस करेगा। अगर कुछ नहीं करता है तो हमें कोर्ट के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं। सो ये सभी मॉडल्स हम लोग चूज कर सकते हैं अपने सोसाइटी के हिसाब से। सो दीज आर ऑल मॉडल्स ऑफ द रीडेवलपमेंट। अभी ये तो मॉडल्स हो गए। अभी रोल ऑफ पीएमसी। पीएमसी इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स टू गाइड द सोसाइटी। उसमें आर्किटेक्ट रहेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहेगा, साइट सुपरवाइजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एमईपी कंसल्टेंट, लीगल, सेल, ये सभी कंसल्टेंट आइडियल पीएमसी में होने जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हर एक कंसल्टेंट का रोल बहुत अहम है। अगर मैं खुद आर्किटेक्ट हूं, मैं बोलूंगा मैं पीएमसी हूं, तो बाकी के जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, लीगल है, सीए है, अगर मैं उसमें उतनी जानकारी नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे साथ अगर मेरे कलीग जैसे जिनको लीगल का नॉलेज है, जिनको सोसाइटी मैटर मालूम है, तो वे सब लोग रहेंगे, तो दैट विल बी अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टीम। तो फर्स्ट सोसाइटी के लिए जैसे कोई भी मैच है अपने को खेलने का है, तो उसमें आपका कोच होना जरूरी है। ऐसा नहीं सचिन तेंदुलकर को भी कोच की जरूरत है, जैसे आप में भी इसमें कंस्ट्रक्शन की नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक कोच जैसा उसको पीएमसी कहते हैं, वो चूज पहला करना ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, और उसके गाइडेंस के जो भी रीडेवलपमेंट के बारे में आपको डिसीजन लेने का है, वो आप विद द हेल्प ऑफ योर पीएमसी यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट। तो उसमें पहला काम आपका पीएमसी करेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो द फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज द योर स्टार्टिंग पॉइंट। इट इज लाइक एन एक्सरे ऑफ योर एंटायर प्रोजेक्ट, कि उसमें आपका एग्जैक्टली एंटाइटलमेंट कितना है, आप कितना एरिया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका खर्चा कितना होगा, कितना एरिया हमें सेल करना पड़ेगा, फिर कितना बचेगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो डेवलपर भी वही बनाएगा और आपका सोसाइटी का दूसरा कंसल्टेंट भी वही बनाएगा। मींस ऐसा नहीं कि डेवलपर जो फिजिबिलिटी देगा वो कुछ अलग रहेगा। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जो भी पैरामीटर्स है विल बी कॉमन टू बोथ ऑफ देम, लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस है कि जो डेवलपर का प्रॉफिट है वो सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं होता है, तो उसके लिए
self-redevelopment will be the most beneficial thing. Guide for appointment of agencies like contractor, means PMC आपको सिर्फ विजिबिलिटी रिपोर्ट करने के बाद, सिर्फ प्लान बनाने के बाद उसका रोल सीमित नहीं है। आपको किस ढंग का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए वो भी आपको गाइड कर सकता है। बार्टर सिस्टम में पॉसिबल है या पैकेज डील वाला हो सकता है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, PMC may guide you the proper way to select the contractor. Feasibility report consists जो मेन है, मैंने आपको बताया, to determine what is maximum carpet area available in the project. तो first step, with the help of various regulations, कितना मैक्सिमम कारपेट एरिया अपने प्रोजेक्ट में जनरेट होगा, ये फिजिबिलिटी का बेस है। टू डिटरमाइन द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये कारपेट एरिया जनरेट करने के लिए हमें कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा, उतना कितना प्रीमियम्स भरना पड़ेगा, कितना रेट देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। टू डिटरमाइन, थर्ड इज द डिटरमाइन हाउ मच कारपेट एरिया रिक्वायर्ड टू सेल इन द ओपन मार्केट, एंड बाद में जो फोर्थ है बैलेंस कारपेट एरिया फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एंड फिफ्थ इज द परसेंटेज ऑफ द बैलेंस कारपेट एरिया विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया। टू डिटरमाइन व्हाट इज द मैक्सिमम कारपेट एरिया, डीसी रेगुलेशंस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो डीसी रेगुलेशंस डिटरमाइन करता है डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस। तो ये अभी रेगुलेशन नंबर 30 टेबल 12, ये एफएसआई अपने प्लॉट के लिए कितना मिल सकता है ये डिफाइन किया डीसी रेगुलेशन डीसीपीआर 2034 में। अपना प्लॉट जो है 12 मीटर एंड 18.30 मीटर के, दिस इज फॉर द आई थिंक सबब्स के लिए है। सिटी के लिए 12 टू 18 मीटर के लिए 2.4 मैक्स जो है एक मैक्सिमम एफएसआई कैप है, प्लस 35% फंजिबल। सो दैट इज द कैप। अभी आपका बिल्डिंग सेस कैटेगरी का नहीं है, नॉर्मल बिल्डिंग है। सो फॉर द नॉर्मल बिल्डिंग डीडीआर का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 30, वही अपने लिए एप्लीकेबल है। एंड एज पर द रोड विड्थ मैक्सिमम परमिसिबल एफएसआई इज 2.4 प्लस 35% फंजिबल। दिस इज द डायरेक्शंस। सो मिस्टर मार्क साथी के जैसे पार्थ सर ने आपको बताया 79 ये डायरेक्शन महाराष्ट्र बुक सोसाइटी एक्ट में है। ये डायरेक्शन क्या है? ये गाइडलाइन है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए लागू है क्या? बिल्कुल लागू। तो गाइडलाइन में क्या बताते हैं? पहला, सोसाइटी ने डेवलपमेंट जनरल बॉडी में ये तय करना है मोर देन 51% हमें रीडेवलपमेंट जाना है। उसके बाद आपका कौन सा टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट जाना है उसका भी रेजोल्यूशन होगा। सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है या बिल्डर को अपॉइंट करना है। उसके बाद जितने भी निर्णय लेंगे वो बायलॉज के हिसाब से ही लेंगे। और सोसाइटी को एक वेबसाइट बनाना है, उस वेबसाइट में रीडेवलपमेंट को लेकर जितने भी आपका मिनट्स है, नोटिसेस है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, ये पूरी जानकारी आप अपना वेबसाइट में डालेंगे। आपको एक, यदि सोसाइटी में ऑथराइज ऑफिसर है या जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड होना चाहिए। जो कि यदि आपका मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड नहीं, अभी इलेक्शन आप कर सकते हो और करके आप इलेक्शन करके ही करना चाहिए। एसडीएफ जब बुलाएंगे रीडेवलपमेंट में, कम से कम 20% लोगों ने एप्लीकेशन देना चाहिए, जबकि अभी आपका सब लोग तैयार है। मान लो आपका 42 मेंबर्स है, तो कम से कम 10 आदमी ने सिग्नेचर करके देना चाहिए हमें सेल्फ डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट के लिए एक जनरल बॉडी लेनी। ये लेके आपको जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करना है, 14 दिन का नोटिस देना है। और एजेंडा में 3 एजेंडा रहेगा, रीडेवलपमेंट करना है, पीएमसी को अपॉइंट करना है, कौन सा पीएमसी को अपॉइंट करना है और कौन सा टाइमलाइन में होगा, 1 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा। और डिसीजन जब लेंगे तो 51% लोगों के ऊपर लोगों ने राइटिंग में कंसेंट देना चाहिए, यस हमें सेल्फ डेवलपमेंट में जाना है, हमें रीडेवलपमेंट में जाना है, उतना ही जरूरी है। बाकी का लोगों का कंसेंट है आस्ते आस्ते आएगा। बाकी का लोगों का जो कंसेंट है ना, एक बार आईओडी आ गया, सब कुछ आ गया, उस टाइम में यदि वो घर खाली नहीं करते तब आपने को कोर्ट में जाके 6 महीने के अंदर उनको खाली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ कोर्ट ये बोलती है, एक लोकशाही है, लोकशाही में मोर देन 51% लोग एक निर्णय पे आते हैं तो बाकी लोगों को उस निर्णय के साथ सहमत होना ही है। यदि नहीं होते हैं तो उनको समझा के बुझा के कर सकते हैं, फिर भी नहीं समझते तो फिर कोर्ट में जाके अपन 6 महीने के अंदर उनको खाली करा सकते हैं। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्लान टेंडर, ये आप मैनेजिंग कमेटी जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट आर्किटेक्ट से करा सकते हैं और टीएमसी से करा सकते हैं, और प्लान और टेंडरिंग वगैरह मैनेजिंग कमेटी को ही करना है। और लास्ट में
एक जनरल बॉडी होती है जिधर बिल्डर को अपॉइंट किया जाता है या सेल्फ डेवलपमेंट तो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया जाता है, और उधर आप रजिस्टर आदमी को बुला सकते हैं। तो 1 से 10 आपको करना है, और 11 बार जब लास्ट में कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट में या रीडेवलपमेंट में बिल्डर को अपॉइंट करेंगे, तब रजिस्टर का आदमी को बुलाना है। बस ये है रीडेवलपमेंट का डायरेक्शन। अभी इंपॉर्टेंट है फंड लेना है तो आपको मुंबई बैंक पहला फंड देती थी, लेकिन अभी मुंबई बैंक ने थोड़ा रोक डाला है, रिजर्व बैंक। लेकिन रिजर्व बैंक ने रुकाया, इसका मतलब आपका रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल रीडेवलपमेंट हो सकती है। तो रीडेवलपमेंट के लिए एक तो मेंबर लोगों से ही आप बुकिंग दे सकते हो। अपने पास 42 मेंबर्स है, उसमें से 10, 15, 20 मेंबर ऐसा होंगे जिनको एडिशनल एरिया चाहिए होगा, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में आप दे सकते हो। मार्केट रेट 40,000 है, अपना मेंबर को आप 35,000 में दो, 20% डिस्काउंट में दे दो, क्योंकि अपना मेंबर है। तो ताकि अपना कॉस्ट प्लस 20% में वो उनको दे सकते हैं। दूसरा, मेंबर लोग, हर एक मेंबर को एक एक जिम्मेदारी देने का कि एक फ्लैट तो आप बेच के दो, या आप इन्वेस्टमेंट लगाओ, या आपका मेंबर को, आपका रिलेटिव को लेके आओ। ब्रोकर अपॉइंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर दे सकते हैं, होर्डिंग कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टर को बुला के 50% पैसा जब बुकिंग होता है उस टाइम में आप दे सकते हैं। दूसरा, बैंक लोन डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, लेकिन मान लो आपका सोसाइटी में 10 आदमी ऐसे हैं जो जिसका इनकम अच्छा है, उनको आप फ्लैट बेचा करके दिखा सकते हैं, और वो आदमी 6% या 7% से बैंक से लोन ले सकते हैं, और वो पैसा सोसाइटी को आएगा। और मान लो 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के अंदर जो बाहर का आदमी आता है, उसका जो फ्लैट कैंसिल करके पूरा स्टैम्प रिफंड आएगा, और रिफंड आने के बाद वो फ्लैट दूसरे आदमी को आप बेच सकते हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल लेंडिंग। अपने मेंबर, अपना सोसाइटी का बेनिफिट के लिए 10 से 15 आदमी जिनका इनकम अच्छा है, उनका प्रोफाइल अच्छा है, वो आदमी अपना नाम से लोन लेके उसको मॉर्गेज करके वो 20 साल का लोन ले सकते हैं, और जैसे ही नया कस्टमर आया वो फ्लैट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी बैंक लोन, हम प्रोजेक्ट लोन यदि लेना ही है वो भी हो सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ेगा, सोसाइटी का 5 आदमी और बाहर का जो डेवलपमेंट मैनेजर है उसको अपॉइंट करते हुए एक छोटा सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से अपन लोन ले सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी को कोई भी सोसाइटी बैंक लोन नहीं देती है, लेकिन यदि प्राइवेट लिमिटेड करते हो तो उनको लोन मिल सकता है, वो भी अपन वर्कआउट कर सकते हैं, जो हम माड़ा के लिए कर रहे हैं। माड़ा ने हमें फाइनेंस कंसल्टेंट करके अपॉइंट किया। क्यों किया? क्योंकि 25 साल से हम हाउसिंग फाइनेंस चला रहे हैं। उनको मालूम है कि नेशनल हाउसिंग बैंक या बड़े-बड़े हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एमडी, सीईओ को हम जानते हैं, तो उनके तहत बैठक करके हम 5,000 करोड़ माड़ा को दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यदि माड़ा को हम दिलाने का कोशिश करते हैं तो आपका हाउसिंग सोसाइटी को मान लो 100 करोड़ चाहिए, वो भी दिलाने का पूरा कोशिश आप कर सकते हैं। यदि नहीं है, जैसा कि संदीप जी ने बताया, कंस्ट्रक्शन जो है हमारा पूरा, इसमें कंस्ट्रक्शन जो है 50% होता है। मान लो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें कंस्ट्रक्शन का खर्चा 50 करोड़ का। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ बार्टर सिस्टम करके हम वो कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हैं, भाई देखो हमारा यहाँ 25,000 स्क्वायर फुट बेचने को आ रहा है, 12,500 स्क्वायर फुट आपको हम देंगे, जिसका मान लो 13 फ्लैट बनता है, 1,000 फुट का 12, 500 फुट का 1 फ्लैट, या मान लो 500 फुट का 25 फ्लैट बनता है। आपको 25 फ्लैट हम दे देंगे, लेकिन 25 फ्लैट देते टाइम पहला आपको जैसे ही क्लिक होगा आपको 2 फ्लैट बेचने को परमिशन देंगे, जैसे ही पोडियम हो गया और 2 फ्लैट बेचने को परमिशन देंगे, आपका सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर हुआ और 2 फ्लैट बेचने को परमिशन देंगे। ऐसा करते करते स्टेज वाइज फ्लैट देते जाने का, और 50% हमारा पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ सकता है, और कॉन्ट्रैक्टर लोग तैयार है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी हमें उपलब्ध है। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पहले 13 सितंबर 2019 को एक जिया निकाला। उस जिया के हिसाब से कुछ इंसेंटिव्स सोसाइटी को देने का बात की है। कौन सा इंसेंटिव देंगे? 30 साल के ऊपर का बिल्डिंग होना चाहिए, आपका है। 1 विंडो क्लियरेंस होगा, वो अभी ऑनलाइन हो रहा है। सेक्शन 6 महीने का मिलेगा, 6 महीने के अंदर सेक्शन भी मिल रहा है। 10% इंसेंटिव पैसे अभी तक नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 10% इंसेंटिव जो आपका सोसाइटी है वो बिना प्रीमियम का, जिसको हम बोलते हैं 33(7)(b),
इसमें 10 स्क्वायर मीटर मतलब 100 स्क्वायर फुट बिना प्रीमियम का हर एक फ्लैट आपका 42 यूनिट से तो 42 420 स्क्वायर मीटर मतलब लगभग 4300 स्क्वायर फुट जगह आपको मुफ्त में गवर्नमेंट दे रही है बिना प्रीमियम का। आपका रोड विड्थ का सब सवाल है ही नहीं है, आपको टीडीआर 50% रेट से मिलेगा। लेकिन आज जो है प्रीमियम भी आपका मुंबई में वो भी आपको सिर्फ बीएमसी से भी आप ले सकते हो। प्रीमियम रेट में अभी कंसेशन आपको मालूम है अगस्त तक 17% प्रीमियम है। कितना? 60% प्रीमियम था सर, 60% प्रीमियम उसको उन्होंने 50% किया। अब कोविड की वजह से उन्होंने क्या किया, उसको 50% का उन्होंने 35% किया। 60 से 50 किया, 50 से 35 किया। 35 होने के बाद कोविड आया। कोविड आने से उन्होंने क्या किया, ये 35% जो है वो अगस्त तक था। एक साल में उन्होंने और 50% कम किया। 35% मतलब 17.5% प्रीमियम। कब तक? अगस्त 2021 तक। लेकिन आपका तो अगस्त 2021 तक होने वाला नहीं। देखिए, आप यदि दिसंबर तक करते हो, जरा सुन लीजिए, यदि आप दिसंबर तक प्रपोजल डालते हो, दिसंबर 2021 के अंदर, अभी अपने पास 4 महीना है, यदि आप निर्णय लेके लेते हो तो 50% का जो प्रीमियम है वो बन के 50% डिस्काउंट में आएगा, मतलब 25% प्रीमियम आपको हो जाएगा। जो कि 17.5% होने वाला है वो 25% में दिसंबर 2021 तक आपका मौका है। आप इसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। दिसंबर के बाद वो प्रीमियम 50% होएगा, मतलब आपका खर्चा डबल होने वाला है। प्रीमियम में ये जो आपका सेल्फ डेवलपमेंट का जो फिजिबिलिटी डिस्कस होगा उसमें आपको पता चलेगा प्रीमियम जो है कम से कम 30% आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो प्रीमियम है। 50% कंस्ट्रक्शन है, 30% से 35% प्रीमियम है। वो 35% प्रीमियम यदि 17.5% हो जाता है आपका 50 मतलब 30% का 15% में हो जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 15% से कम हो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छा ही है ना। अपने लोगों को फायदा होगा, सस्ते में आप अपने लोगों को घर दे सकते हैं। कंसेशन द प्रीमियम स्टेजेस ऑफ मेकिंग पेमेंट। यदि आपको लगता है कि प्रीमियम आपको स्टेज वाइज भरना है तो आपको 3 साल या 4 साल प्रीमियम भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। ये सब आ गया। आपको कंसेशन इन द स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी है और स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं लगेगा, क्यों? आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं करते तो 5% स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं आएगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सोसाइटी जो है अपना रीडेवलपमेंट कमेटी बना सकते हैं, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर सकते हैं। 4% जो कंसेशन है इंटरेस्ट में वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट लोन लेते हो, डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के लेते हो, आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अपना मेंबर के नाम से लोन लेते हो तो 8% में लोन होएगा। 15% किधर, 8% किधर, मतलब 7% आपको वो भी बेनिफिट हो सकता है। आप विजिलेंस कमेटी बना सकते हो, ग्रीवेंसेस, क्योंकि मैं जैसे बताया ना, जैसे मुझे आया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने संदीप जी को भी बोला ये रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर अलग अलग कमेटी हम बना सकते हैं। एक कंस्ट्रक्शन कमेटी होगा जहां यंगस्टर 2 आदमी लिया, बुजुर्ग 2 आदमी लिया तो कंस्ट्रक्शन का होगा। फंड रेज करने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे हैं, दिनेश भाई है, दिनेश भाई को चेयरमैन बनाया उस समिति का, और बाकी का 2 आदमी उसके साथ जुड़ गए, 2 आदमी 3 आदमी जुड़ गए, तो आप फंड रेजिंग कमेटी हो गया। अप्रूवल के लिए जो थोड़ा बहुत बागडोर करता है, 2 सीनियर को रखा, 2 यंगस्टर को रखा, वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी होना जरूरी नहीं है। सोसाइटी के यदि मेंबर नहीं है, उसका बच्चे है तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर में हमें काम करना है। हमें इधर कोई पोस्ट लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बनना है। अपने को अपना काम के लिए, अपना घर के लिए मेहनत करना है, वो इधर हो सकता है। तो ग्रीवेंसेस कमेटी हम बना सकते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हम ले सकते हैं। तो इस तरह का जो गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। रेरा सेल्फ डेवलपमेंट में रेरा लागू है, लेकिन रेरा लागू होने के बावजूद जो मैक्सिमम एरिया हमारा मेंबर को देते तो उतना रेरा का कंप्लायंस कम हो। सेल्फ डेवलपमेंट में जीएसटी भी बहुत कम लगेगा और इनकम टैक्स भी कम लगेगा, और इस तरह से आपको इनकम टैक्स का और जीएसटी का भी बेनिफिट सेल्फ डेवलपमेंट में है। इनकम टैक्स का भी बेनिफिट, इनकम टैक्स भी आपको बेनिफिट है। कॉर्पस में एक्स्ट्रा एरिया में आपको कोई इनकम टैक्स नहीं है। चैलेंजेस क्या है? मेन चैलेंज है, जैसा शुरू में भी मैंने बताया था, सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा जो हमारा काम है, जो हमारे तरफ से करना पड़ेगा वो फंड रेजिंग। तो जो फंड रेज करने का, जनरेट करने का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमको
डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे सर ने बताया कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से फंड रेस किया जा सकता है, इंटरनली, एक्सटर्नली, विद बैंक, विदाउट बैंक, इंडिविजुअल, पर्सनल, वो डिसाइड करेंगे। वो है एक चैलेंज है, बट इम्पॉसिबल नहीं है वो सब। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, जैसा अभी सेल्फ डेवलपमेंट में क्या है, जैसा मैंने बताया, एक बिजनेस एक्टिविटी हमको खुद को करना है जो 2-3 साल का टाइम रहेगा, बट हमारे मेंबर्स सभी चीज का जानकार नहीं रहेंगे, हर चीज का एक्सपर्टीज नहीं होगा, इसके लिए प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, पीएमसी आपको गाइड करेगी। तो भले चैलेंज है, बट वी कैन फेस दैट चैलेंज एंड वी कैन एनकाउंटर एंड वी कैन व्हाट यू से टाइड ओवर दैट। ये भी एक है सेलेबल एरिया, जैसा अभी डिफरेंट जो संदीप जी ने 4 डिफरेंट मॉडल्स बताए, अगर उसके अंदर कोई मॉडल में आपका बैठ सकता है तो ऑब्वियसली आपका सेलेबल पार्ट भी वो टेक केयर कर लेगा जो पर्टिकुलर कौन सा स्कीम में हो। अगर नहीं है, पूरा ही हमको करना है, तो फर्स्ट मॉडल में अगर जा रहे हैं तो सेलेबल पार्ट का भी जो रिस्पांसिबिलिटी है सोसाइटी के ऊपर रहेगा। वो एक चैलेंज है, भले चैलेंज है, बट जैसा हमने डिस्कस किया कि इंटरनली हम लोग फैमिली फ्रेंड्स के अंदर भी बेच सकते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी टेकन केयर ऑफ, या खुद भी हम लोग खरीद सकते हैं। हम ही खुद, हमको अगर 40% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बहुत सारे सोसाइटीज सेल्फ डेवलपमेंट में, जैसे घाटकोपर वगैरह एरिया में जाओगे, अमूलन घाटकोपर एरिया में, वहां पे सोसाइटी के मेंबर ने ही खुद ही खरीदा है, कोई भी बाहर सेल किया ही नहीं है फ्लैट्स। अगर 20 फ्लैट एग्जिस्टिंग है तो 40 बना है एरिया के हिसाब से, और बाकी के 20 भी इंटरनली उन्होंने खरीद लिए। बाद में फिर आप बेच सकते हो, अगर आपको लगता है कि बाद में बेचना है, नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट या जो भी रख के आप बेच भी सकते हो उसको। तो एक है, बट इट इज अ चैलेंज सेलेबल, बट आपके एरिया में शायद उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ पे डिमांड भी उतना है। चैलेंजेस टू द प्रोफेशनल्स विद एमसी, देखिए ये डिपेंड होता है माइंडसेट के हिसाब से मैनेजिंग कमेटी का। अगर मैनेजिंग कमेटी प्रोएक्टिव है, ओपन माइंड के साथ काम करता है, तो शायद प्रोफेशनल्स को ओपनली बोलेंगे कि आप काम करिए, आप एग्जीक्यूट, हम आपको परमिशन देते हैं, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, गाइडलाइंस दे दोगे आप, then professionals they know their job, how to take it ahead, they will accomplish it. Sales, ये वही है, सेल्स को हैंडल करना मुश्किल होने का जो ऊपर जो पॉइंट बताया था, वो सिमिलर पॉइंट है ये। डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये नॉर्मली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में, तो ये जो पर्टिकुलर डिफरेंसेस है उसको कैसे मेंट करना है, उसको कैसे हमको एकजुट होकर करना है, वो एक हमको कॉल लेना पड़ेगा। ये हर नॉट ओनली रीडेवलपमेंट, हर छोटे छोटे जो काम होता है सोसाइटी के, वहां पे भी मतभेद होता है, ये तो बहुत बड़ा एक्टिविटी है, यहाँ पे मतभेद होने का चांसेस है, बट समहाउ वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट, बट इट इज अ चैलेंज। कमिटी इग्नोरेंट ऑफ लेटेस्ट चेंजेस, इसके लिए प्रोफेशनल्स अवेलेबल है अगेन। अब हमको नहीं मालूम है कि डीसीपीआर के अंदर कितना एलिजिबिलिटी है, या फिर 79A के प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर रेट और बाकी के जो जीएसटी और इनकम टैक्स के एस्पेक्ट्स है, वो शायद पूरी तरह नहीं मालूम होगा, बट चैलेंजेस लिखे हुए हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका भी गवर्नमेंट ने एक्चुअली बोला था इंसेंटिव्स के हिसाब से भी, कि जैसे पैनल बनता है, जैसे हमारी सोसाइटी में जो हमारा ऑडिटर है उसका एक पैनल है, जैसा इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए पैनल है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर का भी पैनल बनाने की बात चल रही है, तो शायद उसके अंदर से आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर मिलने का चांसेस है। नहीं तो भी पीएमसी कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं ऑलरेडी पीएमसी, तो उनके पास एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका लिस्ट आपको मिल सकता है। बट ये सब चैलेंजेस इसके लिए बताया गया है बिकॉज उन सब चीजों में सोसाइटी को ज्यादा जानकारी नहीं है। वे फॉरवर्ड, जैसा हमने बताया था, ये सब कंप्लायंस होने के बाद में अल्टीमेटली हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, उसको खाली अभी एग्जीक्यूशन में जाना है, कैसा एग्जीक्यूट करना है, ये सब होने के बाद में स्टेप बाय स्टेप बताया है। लास्ट में वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट हम लोग बोल रहे हैं कि अभी जो इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2019 में, बहुत सारे उसमें अभी तक आना बाकी है एग्जीक्यूशन लेवल पे या फिर इंप्लीमेंट करने के हिसाब से, तो गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट वो होते होते हमारा ग्राउंड वर्क तो शुरू हो सकता है आज के दिन में, ताकि हम लोग को 6 से लेकर 8 महीना तक तो कम से कम लगेगा वो स्टेज में पहुंचने के लिए। वी कैन स्टार्ट दैट। क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स, जैसा मैंने बताया मेंबर्स सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है इसमें, तो अवेयरनेस यहाँ पे अगर सपोज आज के दिन 25-30 लोग आए, बाकी के जो 10-15 लोग नहीं आए, उनको भी आपको धीरे धीरे
छोटा ग्रुप बना करके आपको हर इंडिविजुअली मेंबर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज लोगों को इसमें जानकारी नहीं है। जैसा शुरू में बताया कि हम लोगों को ज्यादा एज ए लेमैन वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल द माइन्यूट एस्पेक्ट्स, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये नामुमकिन नहीं है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है, हर चीज में है। बट जैसा मैंने शुरू में बताया, जो आप बिजनेस करते हो उसमें जो जो चैलेंजेस एनकाउंटर करते हो उसी के हिसाब से इसमें भी हमको चैलेंजेस को एक एक करके आगे जाना पड़ेगा। सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स शुड गेट ओरिएंटेड इन द प्रोसेस, मतलब सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को भी जानकारी होना चाहिए इसके बारे में, रिस्पांसिबिलिटी एक्सेप्ट करके अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए मेंबर्स का। मोर एंड मोर फंडिंग एजेंसी शुड बी इंकरेज्ड। अभी आज के दिन में जैसा कोई बाहर से फंडेड नहीं है, जो मुंबई बैंक था आज के दिन में मुंबई बैंक भी नहीं है, तो सर की तरफ से वो कमिटीज में काफी हम लोग भी प्रचारण कर रहे हैं इसमें कि और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना चाहिए कि वो फंड करें प्रोजेक्ट्स, और सक्सेसफुली जितने मॉडल्स हुए हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, एक आइडल मॉडल रख के हमको आगे बढ़ सकता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट शुड बी इंक्रीज। जैसा वन विंडो क्लियरेंस का जो बात चल रही थी, वहां पे क्विक जो अंडर टेबल या हम लोग जो गवर्नमेंट के बाकी जो खर्चे हैं वो सब थोड़ा कम होना चाहिए। एनजीओस काफी कुछ काम कर रहे हैं इसके वजह से, वो भी होना चाहिए। प्रॉपर डिस्प्यूट रिड्रेसल शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अभी इसके अंदर से सेल्फ डेवलपमेंट में अगर कुछ डिस्प्यूट आता है तो कहाँ पे किसको किधर जाना चाहिए वो भी मालूम होना चाहिए आगे लोगों को। तो बेसिकली क्या है कि सेल्फ डेवलपमेंट में इट इज, दो स्लाइड देखने के बाद में शायद आपको थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ हो सकता है, बट एक्चुअली जब ग्राउंड लेवल पे आप करोगे तो इट मे बी अ चैलेंजेबल जॉब बट इट इज आल्सो एंजॉयबल वन। एंड अल्टीमेटली जैसा सर ने बताया, ये खुद के लिए हम लोग कर रहे हैं एंड खुद ही फॉर आवरसेल्व्स, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स। तो जो भी काम कर रहे हैं हमारे लिए हम कर रहे हैं, हमारे घर बनाने के लिए हिसाब से कर रहे हैं, तो इट शुड बी दी आई थिंक अ बेटर ऑप्शन ऑलवेज, provided that funding is taken care of, all other things can be taken care of by the professionals.